नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BMJ एकेडमी में। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के पहले अध्याय भारतीय संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के पहले वीडियो में हमने 1853 तक के सभी एक्ट्स को पढ़ा। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद ने सोचा कि अब भारत का शासन सीधे अपने हाथों में रखना चाहिए, इसलिए कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई और गवर्नर जनरल की जगह पे एक नया पद का सृजन हुआ जिसे वायसराय कहा गया। वायसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधि। 1857 की क्रांति के बाद से जो भी एक्ट्स आए उसे अधिनियम कहा गया। ब्रिटिश क्राउन के शासन के शुरू होने पर पहला अधिनियम आया 1858 का भारत सरकार अधिनियम। तो आइए दोस्तों, इसके प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट है, इस कानून से ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय राजा का प्रतिनिधि पद सृजित हुआ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की जगह भारत सचिव पद का गठन किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन हुआ। अगला पॉइंट है, भारत सचिव के कार्यकाल का कुल व्यय भारत से होम चार्जेस के रूप में लिया जाने लगा। 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान ये थे। इस कानून के अनुसार कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भारतीय प्रतिनिधियों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किस अधिनियम के तहत किया गया। तो ये 1861 के अधिनियम के तहत। अगला पॉइंट है, वायसराय को अपनी कार्यकारी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार मिला। तो उस समय पहले वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग ने 1862 में 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। 6 से 12 सदस्यों को मनोनीत करने का इन्हें अधिकार मिला था। तो 3 भारतीयों को इन्होंने मनोनीत किया। अगला पॉइंट है, बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषद का गठन किया गया, जो कि विधानसभा की स्थापना कह सकते हैं। अगला पॉइंट है, पुनः एक विधि से सदस्य की नियुक्ति की गई। वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के अध्यादेश लाने का अधिकार दिया गया। जिस तरह से राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं तो उसका शुरुआत समझिए यहीं से हुआ था, अध्यादेश पारित करने की शक्ति। यह अनुच्छेद 123 में है। उसके बाद आया 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस कानून से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। वायसराय को अपने कार्यकारी परिषद में 10 से 16 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। पहले 6 से 12 था, लेकिन पहले 6 से 12 सदस्यों की मनोनीत कर सकते थे, लेकिन अब 10 से 16 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार दे दिया गया। अगला है, विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई। साथ ही बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन मताधिकार नहीं दिया गया। अगला है, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से निर्वाचन का प्रावधान किया गया। अब इसके बाद आया दोस्तों 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यह प्रश्न भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि मार्लो मिंटो सुधार क्या था या फिर कब आया था। इसके प्रमुख प्रावधान ये थे। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में इनकी संख्या 16 से 60 हो गई। प्रांतीय परिषदों में सदस्यों की संख्या असमान थी। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के कार्य की शक्ति को बढ़ाया, जैसे सार्वजनिक विषयों पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार। पहले सिर्फ
बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक विषयों पर भी बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाने का प्रावधान दिया। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम भारतीय सदस्य वायसराय की कार्यपालिका में प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो ये बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है, इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। पृथक निर्वाचन मंडल, इस अधिनियम को तथा लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। यह पहला अधिनियम था जिसने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया। हिंदू मुस्लिम को अलग अलग करने का प्रयास किया गया। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल दिए गए ताकि हिंदू और मुस्लिम का अलग अलग निर्वाचन हो, अलग अलग उनका निर्वाचक मंडल हो, अलग अलग चुनाव करें। इस तरह से हिंदू और मुस्लिम को अलग करने की पहली यह कोशिश की गई। इसीलिए इस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है, इस अधिनियम को भी और लॉर्ड मिंटो को भी। इसके बाद आया 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू ने यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना है। 1919 में यह अधिनियम लाया गया जो 1921 से लागू किया गया। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला था, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की गई। केंद्र में जो द्विसदनीय व्यवस्था है, जो कि अभी राज्यों में दिखती है, जैसे विधानसभा और विधान परिषद, तो वैसी व्यवस्था केंद्र में भी की गई। एक उच्च सदन और एक केंद्रीय विधानसभा, जैसे अभी भी है। वर्तमान में एक उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और एक जो केंद्रीय विधानसभा है उसे अभी लोकसभा कहते हैं। तो उच्च सदन में 60 सदस्य रखे गए, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट, और केंद्रीय विधानसभा काउंसिल ऑफ असेंबली, उसमें 144 सदस्य थे। प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इनका निर्वाचन का प्रावधान किया गया, जिस तरह से अभी है लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव होता है। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। अगला, प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभक्त किया गया। पहला, आरक्षित, जिसमें महत्वपूर्ण पद रखा गया, जैसे वित्त, राजस्व, कर, और ये जो महत्वपूर्ण पद थे वो गवर्नर द्वारा मनोनीत सदस्यों द्वारा ही इन पदों को दिया गया, और यह विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। और दूसरा भाग रखा गया हस्तांतरित अन्य विषय, जिसमें उत्तरदायी होते थे, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, तो ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, और विधान परिषद के गैर सरकारी निर्वाचित मंत्रियों द्वारा इसका संचालन किया जाता था। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक हो गया इस अधिनियम से। सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। पहले तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के लिए था, लेकिन अब सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी, और जो एंग्लो इंडियन है उनके लिए भी पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, और भी ज़्यादा तोड़ने का प्रयास किया गया। अगला, संपत्ति कर तथा शिक्षा के आधार पर जनता को मताधिकार दिया गया। तो जो अभी मताधिकार है कि अभी व्यस्क मताधिकार है, जो भी 18 वर्ष से ऊपर हैं वो वोट दे सकते हैं, लेकिन उस समय संपत्ति किसके पास कितनी संपत्ति है, कौन कितना कर देता है और कौन कितना शिक्षित है, इसके आधार पर जनता को मताधिकार दिया गया। अगला पॉइंट, लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का गठन किया गया। अगला, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। 1926 में सिविल सेवा परीक्षा के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। अगला, राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। अगला, एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया
जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। 10 वर्ष से पहले ही साइमन कमीशन को भारतीय शासन प्रणाली की जांच के लिए भेज दिया गया। इसके बाद आया दोस्तों 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी जो भारतीय संविधान है उसमें इसका एक बहुत बड़ा रोल है। लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से कॉपी किए गए हैं हमारे भारत के संविधान में। तो आइए इसके प्रमुख प्रावधानों को देखते हैं। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। 3 सूचियों जो देखते हैं अभी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के आधार पर केंद्र और राज्य में शक्तियों का बंटवारा किया गया। लेकिन यह लागू नहीं हो पाया क्योंकि देशी रियासतों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। लेकिन जब संविधान बना तो उसमें ये किया गया और लागू भी हुआ। अगला, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर स्वायत्तता दी गई और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ कर दिया गया। ये प्रश्न बहुत बार आया कि केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली कब प्रारंभ कर दिया गया, तो 1935 के अधिनियम से, परंतु यह कभी लागू नहीं किया गया। इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। यहाँ इन 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। अगला, जनता को मताधिकार में विस्तार किया गया। लगभग 10% जनता को मताधिकार दिया गया। मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की गई। आरबीआई की स्थापना 1935 में ही हुई थी। प्रांतीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। प्रांतीय जो लोक सेवा आयोग है, जैसे बीपीएससी, यूपीपीसीएस, जेपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग। 1937 में संघीय न्यायालय एससी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेक वाली इंजन रहित गाड़ी कहा है। ये कहकर इन्होंने इस पर यह टिप्पणी की थी। इसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसमें देखिए क्या मुख्य बातें थी। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। 3 जून 1947 को वायसराय ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना नाम दिया गया। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया। इस अधिनियम की निम्न विशेषताएं थी। पहला, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित हुआ। वायसराय पद समाप्त कर 2 स्वतंत्र डोमिनियन स्टेट्स भारत और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल पद का सृजन हुआ। अब वायसराय का पद फिर समाप्त हुआ और गवर्नर जनरल का पद वापस से बन गया। भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी गई कि भारत में शामिल हों या पाकिस्तान में, या चाहें तो स्वतंत्र राज्य स्थापित करें। लॉर्ड माउंटबेटन ने नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये था दोस्तों भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब इसका अगला चैप्टर संविधान सभा का वीडियो कल अपलोड कर दिया जाएगा। इससे पहले आप इसी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तर को 1-लाइनर फॉर्म में देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, और उस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम लिंक से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा प्रयास आपके लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।